आज से हम आपको प्रदेश की हर छोटी बड़ी राजनीतिक घटनाओं से रूबरू कराएंगे और रोजाना दिन भर की बड़ी खबरों का पिटारा लेकर शाम को हम आपके सामने हाजिर होंगे और रोजाना आपको दिन भर में होने वाले राजनीतिक घटनाक्रम, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हो, चाहे जेजेपी का हो, किसी भी पार्टी का जो बड़ा घटनाक्रम होगा उससे रूबरू करवाएंगे। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कांग्रेस की। राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सीकर जिले के सांगलिया के दौरे पर रहे और संत खींवादास महाराज की समाधि पर जाकर उन्हें नमन किया और साथ ही लोगों ने जो राजनीतिक कयास लगाए, राजनीतिक अंदाज़ा जो लगाया वो ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओमदास जी महाराज को नाराज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि पिछले दिनों उनका दौरा तय हुआ था। सांगलिया पीठाधीश्वर स्वर्गीय खींवादास महाराज की जो पुण्यतिथि थी उस पर उनका आने का कार्यक्रम था और ऐन वक्त पर उनका कार्यक्रम रद्द हो गया था। उसके बाद लोग ऐसा मान रहे थे कि ओमदास जी महाराज कांग्रेस से और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल से कयास लगाए जा रहे हैं कि ओमदास जी महाराज जो सांगलिया धुनी के पीठाधीश्वर है वो राजनीति में आ सकते हैं, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, कोई कहता है वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। अलग अलग तरह के अलग अलग लोग कयास लगा रहे थे, लेकिन जब से मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हुआ है लोग ऐसा मान रहे थे कि ओमदास जी महाराज या तो नवलगढ़ से चुनाव लड़ने वाले हैं और या फिर डीडवाना से। तीसरा ऑप्शन उनके सामने ये भी बताया जा रहा है कि धौद विधानसभा क्षेत्र से भी वे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा लोगों का अनुमान है। लेकिन मुख्यमंत्री ने आज जिस तरह से सांगलिया धुनी पर जो धोख लगाया है वो इस बात का संकेत है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओमदास जी महाराज को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, उन्हें कहीं ना कहीं मनाने के लिए वो आए थे और पर्दे के पीछे ये एक संदेश था कि आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मत लड़िए, आप कांग्रेस में आ जाइए या आप किसी भी पार्टी से चुनाव मत लड़िए। साफ तौर पर यही लोग मान रहे हैं, राजनीतिक जानकार भी यही मान रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ओमदास जी महाराज पर इसका कितना असर होता है। आने वाले दिनों में वो कौन सी पार्टी में जाते हैं, किस सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, ये भी देखने का विषय होगा। अभी कोई साफ संकेत नहीं है, ना ओमदास जी महाराज द्वारा कहीं ऐसा बयान दिया गया हो कि वो आने वाले चुनाव में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी का जिक्र और चुनाव का जिक्र अभी तक उन्होंने नहीं किया, लेकिन लोग ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ओमदास जी महाराज किसी न किसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, ज़्यादा संभावना भारतीय जनता पार्टी की लोग बता रहे हैं। पिछले 2-3 साल से उनकी सक्रियता डीडवाना में ज़्यादा रही है। डीडवाना में उनके जब भी दौरा है लोगों ने ऐसा माना है कि ओमदास जी महाराज डीडवाना विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन अब ये भविष्य में आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि ओमदास जी महाराज का अगला कदम क्या रहेगा, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि आने वाले 6-7 दिन दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 1 तारीख को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी कैबिनेट की बैठक लेंगे। उस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं जिलों को लेकर। जिस तरह से उन्होंने डीडवाना में अपने भाषण के दौरान बयान दिया था कि मुझे लगता है कि प्रदेश में अभी भी कई जिलों की आवश्यकता है और ज़िले बनाए जा सकते हैं। जब 19 ज़िले बने थे उसमें ऐसा माना जा रहा था कि सुजानगढ़ का नाम तो ज़रूर इस लिस्ट में आएगा, लेकिन उनका नाम नहीं आने के बाद कांग्रेस 2 तरह से इस बारे में विचार करी। एक तो वहाँ के वर्तमान विधायक है मनोज मेघवाल, जो उपचुनाव में जीत कर आए थे और उसका इनाम भी एक जिले के रूप में हो सकता था। हालांकि वे जिले की दौड़ में पहले से ही थे, लेकिन जिला घोषित नहीं किया गया। इस बात को लेकर कयास लोग लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो आगे की 1 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है, कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें ये फैसला कर सकते हैं कि 1-2 ज़िले और घोषित किए जाएं। मुख्यमंत्री का मंशा है वो 1-2 ज़िले नए बनाने की भी है, साथ ही कुचामन को अलग से ज़िला घोषित कर सकते हैं। अब चाहे वो कार्य रूप में आए न आए, क्योंकि अब आचार संहिता लगने में चंद दिन बचे हैं, हो सकता है 6 या 7 तारीख को आचार संहिता भी लग जाए। लेकिन लोगों का ये कयास है और मुख्यमंत्री की मंशा भी है कि नए ज़िलों की घोषणा करूं। उनमें फुलेरा भी हो सकता है, सुजानगढ़ भी हो सकता है, और मैं जो नाम बता रहा हूँ ये चौंकाने वाला नाम जरूर है, लेकिन हो सकता है कुचामन को डीडवाना से अलग ज़िला बना दिया जाए। इसमें टेक्निकल दिक्कत यही आ रही है कि डीडवाना के साथ में लाडनू
और जायल को रखा जाए, या केवल लाडनू डीडवाना को रखा जाए, या फिर सुजानगढ़ को जिला बनाएंगे तो लाडनू को सुजानगढ़ में जोड़ा जाए। कुछ इस तरह की तकनीकी समस्या आ रही है, नहीं तो मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर डीडवाना और कुचामन को अलग अलग जिला घोषित कर सकते थे। लेकिन अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री की क्या मंशा है, किस बात को लेकर उन्होंने डीडवाना में ये बयान दिया था कि मेरे को लगता है कि प्रदेश में और भी जिलों की गुंजाइश है। वो देखा जाएगा, मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक में फैसला लेते हैं या नहीं लेते हैं, या आचार संहिता से पहले कहीं किसी जनसभा में भी वो घोषणा कर सकते हैं। कुछ लोग इसको बचकाना बयान भी कह सकते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये फैसला भी ले सकते हैं। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुके हैं, अलग अलग जगह को दौरा कर रहे हैं। कल का जो दौरा रहा था मुख्यमंत्री का डीडवाना, हालांकि वो इतना महत्वपूर्ण दौरा नहीं था और ना ही यहाँ पर कोई नई बात की गई। मुख्यमंत्री केवल आए, 4 बच्चों से संवाद किया, अपना उद्बोधन दिया और चले गए। लेकिन अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। सबसे बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी में एक जो गेम चल रहा है वो वसुंधरा राजे बनाम नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, वो सबको दिख रहा है। कुछ लोग इसमें खुलकर बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के बड़े नेता हैं वो मीडिया के सामने इस बात को हमेशा गोलमाल कर देते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हमारी सम्मानीय नेता है, वो हमारी लीडर है, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हैं। वो जब भी राजस्थान के दौरे पे आते हैं वसुंधरा राजे को इग्नोर करते हुए दिखते हैं, उनकी अनदेखी करते हुए दिखते हैं। इस बात को भी जनता साफ तौर पे देख रही है। अब मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, वो प्रदेश का दौरा करने वाली थी। बाड़मेर में उनकी एक बड़ी रैली थी, डीडवाना में यूनुस खान के नेतृत्व में, यूनुस खान के पक्ष में एक बड़ी रैली करने वाली थी। वो रैली की तारीख अब प्रधानमंत्री की तारीखों से टकरा रही है, तो ये रैलियां भी पोस्टपोन होने वाली है, क्योंकि 2 तारीख को प्रधानमंत्री राजस्थान आ रहे हैं और उसी दिन बाड़मेर की रैली वसुंधरा राजे की रखी गई थी, वो निश्चित तौर पर अब पोस्टपोन होगी। साथ ही 5 तारीख को फिर प्रधानमंत्री राजस्थान आएंगे, जोधपुर में उनका कार्यक्रम है, तो 5 तारीख का डीडवाना का कार्यक्रम भी स्थगित होगा। और अब आगे वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री किस तरह से संतुष्ट करते हैं, कितना उन्हें संतुष्ट करते हैं, क्या वे मान जाती हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है प्रदेश की जनता के सामने। और देश की जनता देख रही है। वसुंधरा राजे को बार बार इग्नोर किया जा रहा है, वो भी जनता देख रही है। और लोगों का ऐसा मानना है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे को अगर राजी नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने में बहुत ताकत लगानी होगी और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत लाने में कामयाब होगी कि नहीं होगी, ये भी सवालिया निशान खड़े करता है। अब भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि वो कब और कैसे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भूमिका को आने वाले चुनाव में महत्वपूर्ण बनाते हैं। क्या उन्हें पूरे चुनाव की बागडोर देते हैं, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं। बार बार एक ही सवाल मीडिया जब करती है तो देश और प्रदेश के सभी नेता ये कहते हैं कि राजस्थान में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने वाली है और पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी। लेकिन जिस तरह का जो माहौल भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में देखा जा रहा है, उसको देखकर कहीं ऐसा नहीं लगता कि स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी ला पाएगी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भूमिका राजस्थान में फिलहाल राजस्थान की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वे खुद आगे होकर इस चुनाव में कैंपेनिंग करती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन अशोक गहलोत भी इसमें पीछे नहीं है। अशोक गहलोत बार बार ये कहते हैं कि प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी इस बार नहीं है और उनके काम के आधार पर जनता उन्हें वोट देगी। लेकिन सचिन पायलट की भूमिका भी कांग्रेस में महत्वपूर्ण है कि वो कितनी ताकत से चुनाव में जाते हैं, कितनी ताकत के साथ अशोक गहलोत के साथ चुनाव में कैंपेनिंग करते हैं और टिकट वितरण में किसकी कितनी भूमिका रहती है, किसके कितने लोगों को टिकट मिलती है, टिकट वितरण में कौन सा नेता हावी रहता है। इस बात पर निर्भर करेगा कि राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में लौटेगी या नहीं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से दावा कर रहे हैं और विजन 2030 लेकर चल रहे हैं, वो बहुत लंबा विजन है। पहले 2023 का जो उनका लक्ष्य है वो टारगेट पूरा होता कि नहीं होता है, उसके बाद में 2030, 2024, अभी तो 2024 का भी वक्त आने वाला है। तो
मुख्यमंत्री की सोच लंबी जरूर है, लेकिन उस सोच तक जाने के लिए कहीं ना कहीं उनको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा और सचिन पायलट को यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। और सचिन पायलट अगर पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में लगते हैं तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देगी और परिणाम कुछ भी आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बराबर का मुकाबला दोनों में देखने को मिलेगा। साथ ही हनुमान बेनीवाल की भूमिका राजस्थान के आने वाले चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, खासकर नागौर जिले में, क्योंकि ज्योति मिर्धा का भारतीय जनता पार्टी में आना अब ये दर्शाता है कि हनुमान बेनीवाल को टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो चेहरा तय किया है वो हनुमान बेनीवाल को टक्कर देने के लिए ज्योति मिर्धा ही होंगी। और ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल का मुकाबला खींवसर में देखने को मिल सकता है। और हनुमान बेनीवाल की पार्टी जिस तरह से अब रथ यात्रा पर निकली है, देखना है कि लोग उनसे कितने जुड़ते हैं, कितने लोग उनके साथ आते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर हनुमान बेनीवाल का ग्राफ पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बढ़ा है और उस बढ़े हुए ग्राफ के साथ हनुमान बेनीवाल अपने विधायकों की संख्या 2 से आगे कितनी कहाँ तक बढ़ाते हैं वो महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल खुद खींवसर से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। नारायण बेनीवाल को वे संगठन की जिम्मेदारी दे सकते हैं या कहीं और से चुनाव लड़वा सकते हैं। और हनुमान बेनीवाल बनाम हरीश चौधरी, हनुमान बेनीवाल बनाम दिव्या मदेरणा, हनुमान बेनीवाल बनाम ज्योति मिर्धा, ये जो एक हनुमान बेनीवाल के विपक्ष में जो लोग हैं, खासकर प्रदेश में इन्हीं 3 लोगों को माना जाता है। हालांकि वो वसुंधरा राजे को भी निशाने पर रखते हैं, अशोक गहलोत को भी रखते हैं, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद और ज्योति मिर्धा का भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद हनुमान बेनीवाल का सॉफ्ट कॉर्नर जो अब रहेगा वो कांग्रेस के साथ रहेगा। हो सकता है गठबंधन भी हो जाए, हो सकता है कहीं ना कहीं सीटों को लेकर तालमेल भी इनके साथ हो बैठ जाए और उसके बाद में हनुमान बेनीवाल अपने चुनाव को जीतने के लिए और ज्योति मिर्धा को हराने के लिए कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये भी प्रदेश की जनता जानती है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल एक जुनूनी आदमी है, जुनूनी नेता है और अपनी बात को और अपनी बात की जो मजबूती है उसको कायम रखने के लिए वे कुछ भी फैसला ले सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी कितनी ताकत के साथ कितने नेताओं को एकता के साथ चुनाव में लेकर जाती है, यही सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और आचार संहिता लगने के बाद और दोनों ही पार्टियों की जो सूची आएगी, पहली टिकट की सूची आएगी, उसमें देखा जाएगा कि किन नेताओं के टिकट कटते हैं, किन लोगों के टिकट रहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही राजस्थान में टिकटें दी जाएगी। तो उसमें कई केंद्रीय मंत्री हैं, कई केंद्र के नेता हैं, उनको भी टिकट मिल सकती है। और ऐसा माना जा रहा है कि वर्तमान के जो विधायक उनमें से करीब 3 दर्जन विधायकों की टिकट भी कट सकती है। कांग्रेस भी अपने कई विधायकों की टिकट काट सकती है। अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत का मनमुटाव अंदर खाने वैसे ही चल रहा है तो कई सचिन पायलट के पक्षधर जो विधायक थे उनकी टिकट भी कट सकती है। कई नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं और जो दोनों ही पार्टियों का मंथन है वो फिलहाल चरम पर है। 1-2 दिन आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको हर छोटी बड़ी ताज़ा घटना से अपडेट कराते रहेंगे और आपके भी कोई सुझाव हो तो हमें आप दे सकते हैं और हमारे वीडियो के बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।